शिक्षक साथियों नमस्कार। सभी को पता है तीनों मॉड्यूल मिल गए हैं। इसी के आधार पर प्रत्येक जनपद में तीनों मॉड्यूलों से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूरे मॉड्यूल से। तो ये कानपुर में 24/12/2020 को कानपुर नगर में चौबेपुर के ब्लॉक में एक परीक्षा हुई थी, जिसमें शिक्षकों से ये प्रश्न पूछे गए थे। ये बेहद कठिन प्रश्न थे और आप इन प्रश्नों को देखेंगे तो आप खुद पता कर पाएंगे आखिर कितने कठिन प्रश्न आते हैं। तो फटाफट आइए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। तो आइए देखते हैं कौन से वो प्रश्न आए थे। यहाँ पर हम 30 प्रश्न लेंगे साथियों। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, प्रातःकालीन दैनिक सत्र के स्वरूप में उद्घोष व प्रतिज्ञा हेतु कितना आदर्श समय रखा गया है? 20 मिनट, 20 सेकंड, 2 मिनट या फिर 5 मिनट। तो प्रार्थना सभा के समय जो हमारा उद्घोष या प्रतिज्ञा होती है वो केवल और केवल 2 मिनट की रखी गई है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शैक्षिक नेतृत्व के गुण हैं लक्ष्यों के अनुरूप योजना बनाना, विद्यालय विकास का स्पष्ट विषय की समझ, प्रभावी संप्रेषण का कौशल या उपयुक्त सभी। तो ये सभी गुण होते हैं नेतृत्वकर्ता में। तो यहाँ से ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तीसरा, प्रोफेसर एंड के जंगीरा के प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में अधिगम संबंध स्थापन को अंग्रेजी के किस वर्णमाला अक्षर द्वारा बताया गया है? चूंकि सभी को पता है यहाँ पर 26 अक्षर ABCD Z तक बताए गए हैं, तो यहाँ पर जो हमारा अधिगम संबंध है वो बताया गया है लिंकिंग लर्निंग, यानी L से, यानी ये इसका जो संबंध आएगा वो किससे होगा? लिंकिंग लर्निंग, तो यानी L से हो जाएगा। तो यहाँ से चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर प्रश्न लिख गया ये गलत है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे NCF 2005 में अध्याय के अंतर्गत 5 सिद्धांत हैं। पहला है लचीली शिक्षा व्यवस्था, दूसरा रटंत से मुक्त पढ़ाई, अगला है राष्ट्रीय चिंताओं की पहचान, और अगला है चौथा ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पांचवा है पाठचर्या के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास का सही क्रम क्या है? यानी तो सबसे पहले जो रखा जाता है वो रखा जाता है NCF 2005 के अनुसार कि ज्ञान को जो है स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी पहले नंबर पे, यानी 4 से स्टार्ट होगा। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन है, तो 4 के बाद फिर 2 आ जाना चाहिए, रटंत से मुक्ति, और उसके बाद आपका है पांचवा यानी पाठचर्या के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास, और उसके बाद आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला लचीली परीक्षा व्यवस्था, और उसके बाद आपका आ जाएगा तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय चिंताओं की पहचान। यानी यहाँ से आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला। क्रमांक यहाँ थोड़ा अलग हो गया है, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन आगे बताता हूँ, ये 5वां भी मिलेगा। लर्निंग आउटकम के सीखने की प्रगति का है डैश दक्षता का, योजना का, संकेतक का, प्रयास का। तो लर्निंग आउटकम बच्चों को सीखने की प्रगति का संकेतक है, तो यहाँ से तीसरा वाला आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की। प्रश्न है 7वां, शिक्षण योजना के लिए किसको जाना एक प्रमुख बिंदु है, यानी किसको जानना एक प्रमुख बिंदु, गलत मिसप्रिंट है, तो हो जाएगा यहाँ पे ज्ञान, क्रियाकलाप, शैली या फिर अधिगमकर्ता। सभी को मालूम है शिक्षण योजना के लिए किसको जानना आवश्यक है, तो अधिगमकर्ता जो सीखने वाला है उसको जानना प्रमुख बिंदु पे रखा जाता। तो यहाँ से चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला देखिए फिर 5वां आ गया, आकलन द्वारा प्राप्त फीडबैक का उपयोग किसके साथ नहीं करते? जो हम आकलन करते हैं तो बच्चों के साथ बिल्कुल किया जाता है, स्वयं शिक्षकों के साथ बिल्कुल किया जाएगा क्योंकि उनका संबंध है, अभिभावकों के साथ भी, हाँ समुदाय के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ से चौथा वाला ऑप्शन हम निकाल देंगे, यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हमारा 8वां प्रश्न आ गया, शिक्षण योजना बनाने में इनमें से किसमें अधिक समय दिया जाएगा? शिक्षण के दौरान, शिक्षण के आरंभ में, शिक्षण के अंत में, शिक्षण के अधिगम में। तो यहाँ पर प्रश्न बहुत स्पष्ट है कि शिक्षण योजना बनाने में किसमें सबसे अधिक, तो ये शिक्षण के दौरान, यानी पहला वाला हमें देना पड़ेगा। तो यानी पहला हमारा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम 10 की बात करें, विद्यालय में ICT
उपयोग के क्षेत्र नहीं है। लर्निंग असेसमेंट पूछ रहा है, कौशल विकास होता है, लर्निंग असेसमेंट में भी होता है, अधिगम परिणाम इसमें नहीं होता, और व्यवहार परिवर्तन होता है। तो यानी यहाँ से 9 का सी वाला बिल्कुल सही ऑप्शन निकल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला, और यहाँ का 10वां जो प्रश्न है वो है शिक्षण संग्रह के इस पृष्ठ पर आदर्श पाठ्य योजना की संकल्पना दी गई। यानी यहाँ तक पाठ भी मतलब आपको पृष्ठ संख्या भी पूछ लिए गए हैं। तो यहाँ पर जब आप शिक्षण संग्रह उठाएंगे तो देखेंगे ये आपका ऑप्शन जो है वो मिलेगा पृष्ठ संख्या 130। तो आप वहाँ से मिलान कर लेंगे, यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न देखिए 11वां है कि गतिविधि आधारित शिक्षण में बच्चों में निम्न में किसका प्रमुख विकास होता है। सृजनात्मकता का भी होता है, नेतृत्व, ईमानदारी और समय प्रबंधन। हालांकि इनका सबका होता है, लेकिन जब हम गतिविधि आधारित कोई चीज़ करते हैं तो उसमें सबको बोलने का मौका मिलता है, इसलिए यहाँ पर नेतृत्व जो है ऑप्शन सही होना चाहिए। तो यहाँ से हम ऑप्शन बी वाला जो है लगा लेंगे, नेतृत्व। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कक्षा 2 में लिखित और मौखिक कार्य का प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पर बड़ी चर्चा होती है। जैसे कक्षा 1 है उसमें लिखित कार्य होना ही नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारा कक्षा 2 होता है, तो यहाँ पर कक्षा 2 में लिखित का कार्य जो है आपका 30% होना चाहिए और मौखिक कार्य 70%। तो यहाँ से सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला मैं प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। तो अगला हमारा प्रश्न है 13वां, बच्चों के स्वयं पढ़ने का कौशल बढ़ाने के लिए पुस्तक की श्रृंखला बरखा किसके द्वारा विकसित की गई है। SCERT, शिक्षा निदेशालय, राज्य परियोजना विकास। तो इसका सही आंसर है SCERT, यानी ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रोफाइल बोर्ड में क्या नहीं होता। MDM विवरण, शिक्षक विवरण होता है, नवाचारों का विवरण होता है, नामांकन का भी विवरण होता है, लेकिन MDM का विवरण नहीं होता है। तो यहाँ से पहला वाला हम यहाँ से निकाल देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शैक्षिक नवाचारों के अंतर्गत माई सेल्फ प्रस्तुति कार्यक्रम विद्यालय में कब प्रारंभ किया जाता है। छुट्टी से पहले, असेंबली में, मध्याह्न भोजन से पहले या फिर शिक्षण में। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर होगा असेंबली, यानी प्रार्थना स्थल पर माई सेल्फ प्रस्तुतिकरण। माई सेल्फ प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, बच्चों को खड़ा किया जाता है और अपने बारे में अपना नाम, अपनी कक्षा, अपनी हॉबी, अपने माता पिता का नाम बताने के लिए बोला जाता है और जो भी अपने बारे में बताना चाहे। तो ये सब कार्य असेंबली में कराए जाते हैं, जिससे बच्चे नेतृत्वकर्ता भी बन सके, उनमें डर और झिझक जो है कम हो सके और वो अपने आप को अपने जीवन में कहीं पर भी खड़े होकर अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से कह सकें। चलिए अब मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मूलभूत दक्षताओं को किन आकलन से प्राप्त करते हैं। यानी जो हमारा 16वां प्रश्न है, तो अर्धवार्षिक आकलन, इससे भी नहीं, अंकों के आकलन से नहीं, रचनात्मक आकलन, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो यानी हम तीसरा वाला यहाँ से ऑप्शन टिक कर देंगे। जो रचनात्मक जो आकलन होता है उसके द्वारा जो है हमारा मूलभूत दक्षताओं की प्राप्ति होती है। चलिए अब बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 17 की और 17 पूछ रहा है भाषा के प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम में कक्षा 4 में कौन सा नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण को चिन्ह अथवा वर्गीकृत करना बिल्कुल है। चित्रात्मक मुहावरों को समझाना ये भी है। चित्र देखकर कहानी सुनाना, और अगला है पत्र निबंध, ये 5वें का है। तो यानी ये चौथे का नहीं है, तो यहाँ से 5वां वाला जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 18 कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बच्चों को किस कक्षा से विभिन्न आकृतियों का परिणाम निकालना सीखना आना चाहिए। आकृतियों का परिमाप होगा, ये गलत छप गया है। कक्षा 3 में तो आकृतियों को बताया गया, कक्षा 4 में परिमाप नहीं है, कक्षा 6 में भी नहीं है, कक्षा ये 4 में जो है, नहीं कक्षा 3 में, कक्षा 3 में ही इसका वर्णन किया गया। तो यहाँ से हम कक्षा 3 को कर लेंगे, यानी कक्षा 3 में आकृति और उनका परिमाप भी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 शिक्षण योजना के किस भाग में कार्य पुस्तिका के अभ्यास कार्य मुख्यतः दिया जाना चाहिए। वो है प्रदत्त गृह कार्य, जैसा कि दूसरा वाला लगा हुआ। ये आंसर बिल्कुल सही है। तो अब मैं बढ़ता हूँ आगे। 20वां प्रश्न है चिल्ड्रन
आर दो बार छप गया, तो चिल्ड्रन आर एबल टू राइट लेटर्स यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्मेट, ये कथन किस कक्षा से संबंधित है? तो ये कक्षा 7 के लिए बोला गया है कि जो कक्षा 7 में कि जो चिल्ड्रन जो है वो योग्य हो जाते हैं जो फॉर्मेट के अक्षर हैं उनमें उनको। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, एक आदर्श एवं सामान्य शिक्षण योजना का समय होना चाहिए 1 घंटा, 40 से 45 मिनट, 30 से 35 मिनट या फिर 60 से 90 मिनट। बिल्कुल गलत है, जो आदर्श है वो 40 से 45 मिनट होना चाहिए, सब जगह जिक्र पहले से भी है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 है, कक्षा शिक्षण में अपनाई जाने वाली शैक्षिक गतिविधियाँ कैसी होनी चाहिए? लिखित और मौखिक बिल्कुल होनी चाहिए। एकल और सामूहिक दोनों रूप में ये भी होना चाहिए। कक्षा स्तर विषय और उद्देश्य के अनुरूप ये भी होनी चाहिए। उपरोक्त सभी विशेषताएं, तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 23वां है कि परिशिष्ट 3 में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक की समय सारणी के कितने नमूने शिक्षण संग्रह में दिए गए हैं? तो वहाँ पर 4 प्राइमरी के हैं और 4 ही आपके उच्च प्राथमिक के हैं, तो कुल मिला के 8 नमूने वहाँ पे दिए गए। इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है 24वां, प्रार्थना सभा की निर्धारित प्रार्थना में वह शक्ति हमें दो दया निधे किस दिन निर्धारित की गई है? तो शिक्षण संग्रह में जिस प्रकार से पब्लिक स्कूलों में अभी तक प्रेयर होती थी कि 6 दिन अलग अलग प्रेयर होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी प्रतिदिन बटे हुए हैं किस किस दिन कौन सी प्रेयर होनी चाहिए। तो वह शक्ति हमें दो दया निधे बहुत प्रचलित प्रार्थना, ये सोमवार से स्टार्ट करना, केवल सोमवार को ये प्रार्थना होगी, बाकी आगे दिन बदल बदल के होगी। तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 25वां है, उसमें पूछ रहा है NCF 2005 का अध्याय किस विषय से संबंधित है? परिप्रेक्ष्य, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, सिखाना और ज्ञान, झरिया के क्षेत्र स्कूल की स्थापना और आकलन। तो ये बिल्कुल सही जवाब है वहाँ से विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, यानी दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 26, RTE 2009 कब पारित हुआ? 1 अप्रैल 2010, यहाँ से तो ये लागू हुआ था 27 अगस्त सन 2009, नहीं 4 अगस्त सन 2009 को ये जो है पारित हुआ था। तो यहाँ से ये ऑप्शन हो जाएगा 4 अगस्त सन 2009 को पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। तो ये यहाँ से हो गया। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा 27 है, उपयोगी केस स्टडी का आशय लिया जाता है। तो केस स्टडी बच्चों की आत्मकथा नहीं होती, शिक्षकों एवं अध्यापकों के अनुकरणीय कार्य, या वैसे होता है किसी भी बच्चे का केस स्टडी, उसका जो अनुकरणीय कार्य होता है उसकी पूरी रूपरेखा बनाई जाती है और उस पर स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के अनुकरणीय कार्य के लिए हो जाएगा। तो यानी यहाँ से दूसरा वाला बिल्कुल ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण संग्रह की किस पेज संख्या में राष्ट्रीय प्रतिज्ञा लिखी है? पेज नंबर 247, पेज नंबर 152, पेज नंबर 203, पेज नंबर 259। तो अब चूंकि पेज वाले क्वेश्चन हैं, इन्हें आप जब तक नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएंगे। हालांकि ऐसे प्रश्न नहीं आने चाहिए, लेकिन फिर भी आते हैं तो हमें आंसर देने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे आपको मिल जाएगा पेज 247 पे, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सभी को मालूम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। साथियों वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ आधे प्रश्न लिए हैं। आधे प्रश्न में अगले भाग में लेकर के आऊँगा। यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए, पहली बार चैनल पर आए तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके।